नुकसानात पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ सैलाब की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। गुजरांवाला डिवीजन में अब तक की इतला के मुताबिक 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं सैलाब की वजह से, और मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान की अगर तफसीलात आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात है किसान के उन्हें नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों का और ज़रूरी आलात का हुआ है। सिर्फ एक ज़िले की मैं बात करूँ तो पाकपतन में 80 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, वहाँ खड़ी फसलें पानी के नीचे डूब गई हैं और ये सूरत हाल है फसलों के साथ जो हो रही है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो घरों और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है वो ख़राब हो गया, ताजरों की दुकानों में पानी चला गया। सियालकोट से ऐसे मनाज़िर आए बड़े तकलीफ थे, वहाँ पे बारिश लगातार चल रही है, रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं। अब इंडिया वाली साइड पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं और दरियाओं में भी तो यानी है पानी बढ़ता चला जा रहा है और जो सियालकोट के नाले हैं वो ओवरफ्लो होकर शहर की तरफ दाखिल हो गए, उसकी वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो गुजरांवाला डिवीजन की मैंने आपको सूरत हाल बताई। पहला नुकसान जो है वो फसलों का है सबसे बड़ा, दूसरा नुकसान जो है वो घरों का और घरेलू सामान का है, और तीसरा बड़ा नुकसान जो देहाती लोग हैं उनके जो मवेशी, गायें, भैंसें, भेड़ बकरियाँ और मुर्गियां और दीगर जो पालतू जानवर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं वो बह गए हैं पानी के अंदर। बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे थे, वो देख रहे थे कि गायें और भैंसें पानी के अंदर बहकर जा रही हैं और उनके निकलने का इम्कान भी नहीं है। तो गाय जो है उसका वो गाय पानी के अंदर वैसे भी नहीं जाती, भैंस पानी के अंदर नहाती भी है, पानी के अंदर जाती भी है। लेकिन ये जिस तरह का सैलाब है, ऐसे सैलाब से जानवरों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दलदली इलाके बन जाते हैं किनारों पर और ये जानवर बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पर हलाक होते हैं जब भी कभी सैलाब आता है और वो सूरत हाल बनी हुई है। तो ये 3 बड़े नुकसानात हैं जो किसानों को हो रहे हैं, देही इलाकों में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल पंजाब में बनी हुई है। पंजाब की हुकूमत जो है वो अब तक नहीं जागी और टिकटॉक्स पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मरियम नवाज पहुंची दरिया रावी पे, वहाँ पे जाके टिकटॉक बनवाया, वहाँ पे बाकी लोगों के साथ सारी इंतजामिया वहीं बुला ली। इस वक्त इंतजामिया को पहले होना चाहिए, प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मरियम नवाज के लिए बाकायदा वहाँ पे एक सेट लगाया गया, उन्हें बुलाया गया, बुलाकर दरिया के पास उन्हें खड़ा करके वीडियो बनाई गई और जब वीडियो बनाई गई तो सेम टाइम में दरिया के अंदर कश्तियां भी चलती हुई दिखाई दी गई। अब ये कश्तियां इस वक्त होनी चाहिए थी वहाँ पे जहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन हो रहा है, कश्तियां वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ पे लोग डूब रहे हैं, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है देहातों से बाहर, कश्तियां वहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन कश्तियां कहीं और पहुँचा दी गई और जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो MP हैं, MNA हैं, मिनिस्टर हैं, वो लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं कश्तियों में बैठ के। 4-4, 5-5 कश्तियाँ एक बंदे ने मान ली हैं और उनके अंदर बैठ के उनके टिकटॉक बन रहे हैं। एक कश्ती के अंदर कैमरामैन सवार है, दूसरी कश्ती के अंदर सांप सवार है। वो जो बेचारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करना है उनको पूछ ही कोई नहीं रहा, कई घंटे वहाँ पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। तो एक अजीबोगरीबी सूरत हाल है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो पानी के बंद हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ऊपर। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि लाहौर की सरसब्ज ज़मीनें हाउसिंग माफिया ने निगल ली हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, दरियाओं के किनारे जो हैं वो कमज़ोर छोड़ दिए गए हैं। आज सैलाब लाखों एकड़ ज़मीन और हज़ारों घरों को डबो रहा है मगर हुक्मरान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहाना है, असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने कौम का मुस्तकबिल बेच डाला। ये बात की है पीपल्स पार्टी ने। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब नए नए वापस आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद, तो ये कोई फिजाई चक्कर लगा कर आए थे। उसके बाद इन्होंने रावण में सहाफ़ियों से बात की थी, मैं वहाँ मौजूद था। तो इन्होंने कहा जी ये जैसे सोसाइटियाँ बन गई हैं, ये सारी ज़रूरी ज़मीनें थी, ये सारे ग्रीन एरियाज थे, इनको ब्राउन कर दिया गया है, ये बड़ी ज़्यादती हुई है और पंजाब के बड़े शहरों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, लिहाजा ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखा कि ये उसके अंदर हिस्सेदार बन गए, इनके अपने रियल स्टेट के कारोबार शुरू हो गए, जिनके रियल स्टेट के कारोबार हैं उनके साथ इनकी रिश्तेदारियाँ शुरू हो गई और फिर इन्होंने वो सारे लोग अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए और वहाँ से ये भी पैसा बनाना शुरू हो गए। लिहाजा ये एक मशरूम ग्रोथ हुई है। अलीम खान साहब को क्या प्रॉब्लम था इमरान खान से? इमरान खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक ग्रीन एरिया को वो ब्राउन करना चाह रहे थे और वो दरिया के बेड के अंदर ज़मीन उन्होंने ली हुई है और इमरान खान कहते थे वो गैर कानूनी है। ये वहाँ पे अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे अलीम खान साहब। तो इमरान खान साहब परमिशन देते नहीं थे, वो बन गई है। वहाँ पे एक ओवरसीज़ का पूरा एक एरिया है, ब्लॉक है और उस तरफ पानी दाखिल हो रहा है। ये है जनाब सूरत हाल। इन सोसाइटियों को बचाना है तो आबादियों को डुबोना पड़ेगा, जो कई दहाइयों पुरानी आबादियाँ उनको डुबोना पड़ेगा, वहाँ से बंद तोड़ने पड़ेंगे अगर इन सोसाइटियों को बचाना है तो। बहरहाल ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पानी के रस्तों को रोका गया है और पानी के रस्तों को रोकने के लिए बंद बांधे गए हैं और रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाई गई हैं। रियल स्टेट माफिया ने इसमें बहुत पैसा बनाया है और लगातार रियल स्टेट माफिया इसमें पैसा बना रहा है। बगैर किसी प्लानिंग के ये सब कुछ किया गया और पाकिस्तान के साथ सख्त ज्यादती इस मामले में हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही हैं पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जितने भी लोग हैं
जो ओहदेदार हैं उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़े दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज अगर छोड़ के पूरे ताकत के साथ पूरे तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद करें तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। और आवाम को भी आइडिया हो जाएगा कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी टिकटॉक्स बना रही थी उस वक्त जिन लोगों को उन्होंने वोट दिए वो लोग उनके साथ खड़े थे। बहरहाल इनको मैदान में आना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अगर उस दौरान में अब हुकूमत गिरफ्तारियां करती है या इन्हें मदद करने से रोकती है तो हुकूमत खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। सियालकोट में सूरत यह है कि 100 के करीब ऐसे देहात हैं जिनका राब्ता कट गया है, ज़मीनी राब्ता उनका कट गया है सियालकोट के साथ या शहरों के साथ, और लगातार कई इलाकों से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, कसूर में भी, सियालकोट में भी और दीगर इजला से भी ये खबरें आ रही हैं कि कई देहात जो है उनका ज़मीनी रास्ता दूसरे इलाकों से कट रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे कश्तियों की ज़रूरत है, लेकिन कश्तियों में तो टिकटॉक बन रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने और ब्यूरोक्रेसी ने इल्ज़ाम लगा दिया था भारत पे। सबसे आसान तरीका होता है कि आपके जी भारत ने अभी जारहियत कर दी है। सबसे आसान तरीका होता है कि आप दुश्मन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि साजिश हुई है जनाब, उन्होंने दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, सीधा उठा के भारत के खाते में डालते हैं। हम अपनी एजेंसियों से और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज से नहीं पूछते कि दहशतगर्दी कैसे हो गई पाकिस्तान में। हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, हम उठाते हैं सीधा इल्ज़ाम भारत के खाते में डाल देते हैं। अब दुश्मन है, उसने कोई अच्छा काम तो करना नहीं है। तो ये अभी जारहियत वाला मामला जो है ये बहुत उठाया गया, और आई बिलीव, यानी मुझे भी यकीन है कि भारत ने पानी छोड़ा तो है। वो जब चाहता है पानी रोकता है, जब चाहता है छोड़ देता है, लेकिन भारत ने जो पानी छोड़ा है, अगर भारत वो पानी ना छोड़ता तो भारत के अंदर तबाही होती, और वो हो भी रही है। इस वक्त जो इतलात भारत से आ रही हैं, मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं, लोग जांबाक हुए हैं और वहाँ बारिशें नहीं रुक रही। इसके अलावा भारतीय पंजाब में और दीगर इलाकों में बहुत सारे रकबे ज़ेरे आब आ गए हैं और वहाँ पे भी बंद टूट रहे हैं, जो हेडवर्क्स हैं उनके दरवाजे टूट रहे हैं। माधोपुर जो हेडवर्क है उसका भी उनका वो गेट उखड़ गया पानी के दबाव से। बहुत सारी और जगहों पे जो पानी उन्होंने भारत ने छोड़ा वो उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो खुद को भी तबाही से बचा रहे हैं, और भारत के अंदर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि देखिए फ्लो पाकिस्तान की तरफ आता है ना पानी का, तो भारत के लिए आसानी ये है कि उनके जो बॉर्डर के करीब के इलाके हैं वहाँ पर नुकसान होता है और वो पानी फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पर होता है और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। तो भारत ने सारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। अब पंजाब हुकूमत ने आसान समझा कि जनाब जैसे फौज करती है वैसे हम भी करें, उठा के सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर डाल दिया। यही बात जो है ब्यूरोक्रेसी ने भी की, पंजाब हुकूमत ने भी की। हालांकि जो गवर्नर है सिंध का, उसने तो इस आबी जारहियत के ऊपर भारत से बदला लेने का ऐलान भी कर दिया कि जनाब भारत से इसका बदला लेंगे। थोड़े दिन पहले ये बंदा मोटरसाइकिलें लेकर निकला हुआ था कि मैं भारत में घुस जाऊंगा सारी मोटरसाइकिलें लेके। वैसे अजीब आदमी है, इसको भारत का रास्ता दिखाओ, वाघा बॉर्डर से ये जाना चाहता तो चला जाए। कुछ अर्सा पहले वाघा बॉर्डर पे आके भी ये अजीबोगरीब हरकतें की हैं। थोड़े दिन पहले ये आदमी जो एक स्टेज के ऊपर चढ़ के डांस रहा था, वहाँ नाच के आवाम को दिखा रहा था। कभी ये मस्जिद के मेंबर पे बैठ जाता है, कभी ये नाचना शुरू कर देता है, कभी ये मोटरसाइकिलों पे निकल जाता है, कभी ये बावर्ची बन जाता है। एक बहरूपिया है जिसे गवर्नर बना के जो है मुसलत कर दिया है सिंध के अंदर। अब सूरत हाल आपके सामने, ये सारा कुछ आप करता हुआ तो उसको देख रहे हैं। इस आदमी का क्या कैरेक्टर है, क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि इसके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसको उठा के गवर्नर सिंध लगाया हुआ। फैसल बाडा ने बताया था इसके नट बोल्ट कस दिए, इसका सॉफ्टवेयर भी को अपडेट किया गया है गुज़िश्ता दिनों में, लिहाजा इसने अब भारत को ये बुरा भला कहता है ताकि एस्टेब्लिशमेंट इससे खुश रहे। तो उसने कहा जनाब कि आबी जारहियत का बदला जो है वो भारत से हम लेंगे। लेकिन इन सब की उम्मीदों में पानी फेर दिया ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ ये कहा कि नहीं जी, भारत पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। भारत ने बाकायदा में आगाह किया पानी छोड़ने से पहले ख्वाजा आसिफ के बकौल। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि भारत ने हमें आगाह किया कि जनाब हम पानी छोड़ने वाले हैं, और 2 दफ़ा आगाह किया बकौल ख्वाजा आसिफ के। तो उसके बाद भारत ने पानी छोड़ा और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। उसके अपने इलाके डूब रहे हैं, लिहाजा जब उसके अपने इलाके डूब रहे हैं तो पानी पाकिस्तान की तरफ भेजेगा ना, वो अपनी बर्बादी तो नहीं करवाएगा। ये तो कोई दोस्त भी नहीं करेगा। तो भारत तो पाकिस्तान का उस तरह दोस्त भी नहीं है, तो वो तो कभी भी नहीं करेगा। लिहाजा भारत जब चाहता है पानी रोक भी देता है, जब चाहता है पानी छोड़ भी देता है। ये उसके पास इसका इख्तियार है और वो आपको दिखाई भी दे रहा है। तो सैलाब नादरीन, अब जो गुरुद्वारा है करतारपुर वाला, वो भी जो सिखों का एक मुकद्दस मकाम है, वो भी डूब गया है पानी के अंदर। वहाँ पे भी हालत जो है वो ख़राब है, और इस दफ़ा फिर पाकिस्तान ने जो है वो अरबों डॉलर का पानी समंदर में ज़ाया कर दिया। यानी जब भी पाकिस्तान की तरफ फ्लड्स आते हैं, सैलाब आने के अलावा भी हम अपना पानी बहुत बड़ी मिकदार में समंदर की नज़र कर देते हैं। हम डैम्स बना के पानी इकट्ठा नहीं करते, हम ऐसे आबी ज़ख़ीरे नहीं बनाते, झीलें नहीं बनाते जहाँ पे हम पानी इकट्ठा कर सकें। तो हमारा पानी जाता है समंदर में, अरबों डॉलर का पानी समंदर में जाता है। इस पानी से हम बेशुमार अजनास पैदा कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अजनास पैदा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड का बैलेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं देता, और पाकिस्तान में डैम बने नहीं, तो ये पानी सीधा जाता है समंदर के अंदर, और जितना पाकिस्तान पैसा मांगता है पूरा साल में दुनिया से, उससे ज़्यादा का पानी हम समंदर की नज़र कर देते हैं हर साल। और जब फ्लड आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हम समंदर में पानी अपना फेंक देते हैं। 45 साल से नादरीन ये हुक्मरान है,
ये जो खानदान बैठे हुए ना दोनों, ये 45 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। 45 साल हो गए हैं, इन्होंने अभी तक डैम नहीं बनाए। इनके आने से पहले 2 बड़े डैम बने थे, एक मंगला और एक तरबेला। इन्होंने आने के बाद पिछले 45 साल में कोई डैम नहीं बनाया। इमरान खान साहब कुछ प्रोजेक्ट पे काम शुरू करके गए, गंडापुर ने पिछले दिनों पैसा भी मांगा, ये पैसा देते नहीं है। अब ये नया चूरन बेच रहे हैं कौम को। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फेडरल जो है, उसने कहा जी कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बकौल कि वज़ीर आज़म ने चारों वज़ीर आला से मिलकर उनकी हमायत से नए डैम्स की हिकमत अमली बना ली है। तो 45 साल हो गए, अब जाके इसने हिकमत अमली बनाई है। 45 साल से ये खानदान हुकूमत के अंदर है और 45 साल के बाद अब इन्होंने डैम्स बनाने की हिकमत अमली बनाई है। हद नहीं होगी? कैसी इनकी बेड़ा गर्क हिकमत अमली है जो बनने में 45 साल लग गए हैं और कह रहे जी अब हम डैम्स बनाएंगे। ये जब कोई सानिया आता है ना, दहशतगर्दी होती है, तो इसके बारे में हिकमत अमली ले आते हैं सामने। रंगबाज है ना। जब कभी सैलाब आता है तो उसकी हिकमत अमली ले आते हैं डैम्स की। जब कभी आग लगती है तो ये कहते हैं जनाब फलानी हिकमत अमली हम लेकर आ रहे हैं। जब कभी कोई लैंडस्लाइडिंग होती है, कोई और मामला होता है जी हम उसकी हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं। तो जिस जिस तरह के मसाइल आते हैं ना, ये उस तरह की हिकमत अमली इनके पास बनी बनाई पड़ी है, ये कौम के सामने रख देते हैं और काम टकेगा नहीं करते। आज ये सैलाब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। किसान बेचारा पहले से गरीब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको लंबा टाइम लगेगा वापस अपने आप को सर्वाइव करने में। जब वो ठीक होगा, चीजें मामूलात पे आएंगी, उसके बाद कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कोई और सानिया होगा तो ये उसके लिए हिकमत अमली लेकर आ जाएंगे। तो हिकमत अमली ये लेकर आते हैं। ये डैम इनको भूल जाने हैं, थोड़े दिनों के बाद ये किसी नए इशू के ऊपर लग जाएंगे। ये सिर्फ बयानात की हद तक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर में, वहां पे पेश किया जा रहा है इमरान खान साहब की फैमिली को, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 अगस्त बरोज़ जुमेरात, यानी आज के दिन में, सॉरी, 9:30 बजे उन्होंने कहा जी कि सारे पहुंचे, अली बापा के बेटे को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है कि तमाम टिकट होल्डर्स और जितने भी अहम ओहदेदार हैं वो सारे के सारे, और जो यूथ है और जो ISF है, ये सब लोग पहुंचे वहां अदालत के बाहर, ताकि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। नाज़रीन, एक खबर जो चल रही थी कल दुनिया न्यूज़ पे, वो अब दोबारा चलाएगी ARY न्यूज़ पे। यानी पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है। एक पूरा सूबा जो है वो नो गो एरिया बन गया है। एक दूसरा सूबा है जहां पे बहुत सारे इलाकों में आप जा नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तवज्जो एक्सटेंशन पे, कि एक्सटेंशन की टेंशन किसी तरह खत्म हो जाए। कैप्टन सफदर ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। वैसे कैप्टन सफदर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर यह कह दिया कि नवाज शरीफ हजारा से भी जीता था। प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, बात करते, साफी भी थे कि जनाब नवाज शरीफ हजारा से भी इलेक्शन जीता था, वो तो गिनती में नवाज शरीफ को हरा दिया। साफियों के कह के छूट गए, साफियों ने हंसना शुरू कर दिया और इसको मजाक करार दे दिया। आप अंदाजा करें कि अब ये जीतने की बात भी करते हैं ना तो लोग हंसते हैं। इमरान खान साहब ने एक बात की है और ये बात रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, जिन लोगों ने उन्होंने बात रिपोर्ट की, और इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा ये आप सुन लें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कम तर ताकत जिस्मानी है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल और बंदूकें हों, वो पसपा होंगे। रूहानी और इखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 वाला, उसे रुकवा दिया है और उसकी जो है वो मुलतवी करवा दी है समात। इमरान खान साहब का ट्वीट आने के बाद, हाँ, ट्वीट से मुझे एक चीज़ याद है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी के वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जो उनकी कोर कमेटी के अहम लोग हैं ना। ये कोर कमेटी के वो कौन से मेंबर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। अच्छा जी, ये 26 अगस्त वाला जो बड़ा रोला पड़ा हुआ है, शिबली फराज साहब ने नहीं किया, शाह फरमान ने नहीं किया, शोएब शाहीन ने नहीं किया, अली असगर खान ने नहीं किया, अली मोहम्मद खान ने नहीं किया, सैयद अली बुखारी, आमिर डोगर, आतिफ खान, बाबर अवान, बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन है, चौधरी शफकत महमूद और डॉक्टर अरसलान खालिद, इन्होंने भी नहीं किया, हाफिज़ फरहद अब्बास, इन्होंने भी नहीं किया, हमाद अजहर ने भी नहीं किया, और हुसनैन दरिशक ने भी नहीं किया, और इसके अलावा जी कमल शौदत साहबा ने भी नहीं किया, खुरम शेर जमान साहब ने भी नहीं किया, मेजर ताहिर सादिक साहब ने भी नहीं किया, मोंडे सलाई ने भी नहीं किया, और काजी अनवर साहब ने भी नहीं किया, रऊफ हसन साहब ने भी ये ट्वीट नहीं किया, मलिक तैमूर मसूद ने भी नहीं किया, वलीद इकबाल साहब ने भी नहीं किया, तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने भी नहीं किया, बैरिस्टर उमैर नियादी साहब ने नहीं किया, और जुल्फी बुखारी साहब ने भी नहीं किया, शहराम खान तरकई ने भी नहीं किया, सलमान अकरम राजा ने भी नहीं किया, नूरुल हक कादरी ने नहीं किया, डॉक्टर मुनीर बलोच ने भी नहीं किया, साहबजादा हामिद रजा, ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है लेकिन ये उनकी मेन लोगों में शामिल होते हैं, बैरिस्टर अली जफर, सरदार लतीफ़ खान खोसा, जैन कुरैशी, जमाल एहसन खान ईसा खेल,
मियां असलम इकबाल, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद खान, सरदार अजहर तारिक खान और साहबजादा महबूब सुल्तान। अच्छा, ये वो लोग हैं जो उनकी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। इनमें से किसी ने भी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, जो सख्त ट्वीट है, उसको रीट्वीट नहीं किया। अब इन्होंने क्यों नहीं रीट्वीट किया, ये तो अब यही जवाब दे सकते हैं। या तो ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को पसंद नहीं करते। बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी इसको रीट्वीट किया, क्योंकि इमरान खान का एक मौक़िफ़ है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त के जो मिलिट्री चीफ हैं वो सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें वो नहीं करना चाहिए। उनके आइन और उनके हलफ से गद्दारी है या खिलाफ वर्जी है उसकी। तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया फील्ड मार्शल को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अहम तरीन लोगों ने इसको रीट्वीट नहीं किया या इसको रीपोस्ट नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपके सामने रखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन फैसला किया कि पीटीआई के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना और मिलकर इलेक्शन लड़ना है। तो नूरा कुश्ती आपस में करते रहते हैं खाली वक्त में, लेकिन जैसे ही पीटीआई से मुकाबला होता है ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट और इनके साथ इलेक्शन कमीशन, सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का जो है वो बाइकआउट कर दिया, वो नहीं लड़ने जा रहे, तो अब मामला ये है कि ये बेचारे नूरा कुश्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया था। आयशा भुट्टा साहिबा ने एक ट्वीट किया है। ये वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले ये लिस्ट जारी की थी, जिस लिस्ट में बताया गया था कि मरियम नवाज के खानदान से कौन कौन चला गया, बच्चे चले गए, दामाद, बेटी, दूसरी बेटी, उनके दोस्त, उनके बच्चे, उनके मुलाजिम, हमारे मुलाजिम, उनके मुलाजिम, जाती मुलाजिम, मेकअप आर्ट, ये सारा इन्होंने बताया था आयशा भुट्टा साहिबा ने। तो उसके बाद जैसी बदतमीजी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो बहुत ही मायूब है। तो उसका इन्होंने जवाब दिया आयशा भुट्टा साहिबा ने कि उज़मा बुखारी, आज के आपके नाम के साथ मैं साहिबा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप पब्लिक टैक्स मनी का हिसाब मांगने पर आप इसे बाहर होकर इखलाक बाख्ता गुफ्तगू पर उतर आई हैं। आप लोगों की अमियों को छोड़े, अब ये नामुनासिब था लोगों की माओ बहनों तक जाना, लेकिन ये एक मिनिस्टर की जुबान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, उन्होंने लाके ऐसे लोगों को बैठा दिया है, तो ठीक है, इसको भुगतेंगे, अवाम भी भुगतेगी, आप भी भुगतें। तो उन्होंने कहा जी पहले अपनी और अपने छोटे भाई की करप्शन का जवाब दें, वही भाई जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट चला रहा है। अच्छा, इनका कोई भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी चला रहा है। चले वो चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर होंगी तो। अब तक